सब लोगों को नमस्ते। सर, एक क्वेश्चन है। वो वे- जोर से बोलो। हेलो। और शुरू है। हेलो। 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 हाँ देखो। हेलो। हेलो। सर, एक क्वेश्चन है। क्या हो रहा है? माइक शुरू नहीं है या क्या नहीं है? हेलो। हेलो। बता। हो जाएगा। हेलो। या सर, सर, एक क्वेश्चन है वैद्य आयुष गुडियाल का। एक मेल पेशेंट है 61 ईयर्स के, और उनको माइल्ड हर्निया, हाइड्रोसिल और मॉडरेट वेरिकोसिल की परेशानी है। तो उसमें हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अलोंग विद उसको मतलब पैथोफिजियोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं इसमें? पहली बात ऐसी कि हर्निया लेटर एज में जब तैयार हो जाता है ना, तो मसल का टोन बाद में अपने आप कम होने वाला रहता है उम्र के हिसाब से। ऑलरेडी उनकी उम्र जो है 61 है। उम्र जैसी बढ़ती जाती है वैसा आदमी भी बूढ़ा क्यों हो जाता है? तो आधुनिक शास्त्र कहता है कि इंस्टेड ऑफ लैक्टो शुगर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। इसलिए हॉपिंग करते करते बूढ़े लोग दौड़ते देखो, उनको पंच नहीं रहता उसमें। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को तो फ्लोटिंग सब रिब्स और ये रहती है, तो टोन नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए उसकी राफी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको हर्निया के लिए, अंतर्वृद्धि के लिए दवा दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन उससे वो करेक्ट हो गया तो बाद में आगे जाकर फिर से उसका हर्निएशन डेवलप हो सकता है। जैसा कैटेरैक्ट का ऑपरेशन नहीं करते हुए कैटेरैक्ट के लिए अब हम दवा दे सकते हैं। त्रिफला चूर्ण है, मार्कव सरस है, सहस्रपुटी अभ्रक और शतपुटी ये है समझो लोह भस्म। तो एक साथ मिलाकर देने से कैटेरैक्ट कम हो जाता है। लेकिन वो बुढ़ापे का लक्षण है, रिंकल्स आ जाना, दौड़ना नहीं आना, दांतों के प्रॉब्लम, गैसेस वगैरह, ये बुढ़ापे की वजह से होने वाली चीज़ें, तो हर्निया फिर से डेवलप हो जाता है। और बाद में हर्निया डेवलप होते वक्त अगर आपके शरीर में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ऑपरेशन और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इसलिए हर्निएशन कम कम करने के लिए आप पेट में दवा दे दें, लेकिन वो शस्त्रक्रिया का या धन्वंतरी का अधिकार है, ऐसा समझना चाहिए। ये बात उसके बारे में हो गई। वेरिकोसिल जो है वो खून से, नसों से संबंध होने वाली चीज़ है। तो आप एक बात ध्यान में रख दो, शरीर में आपकी शुद्ध रक्तवाहिनी रहे या अशुद्ध रक्तवाहिनी रहे, जिसको आर्टरी ऑफ वेन बोलते हैं ना, और वेन बोलते हैं, वो उसके बारे में कोई भी बीमारी आ गई तो आपको क्या करना है, सीराज ग्रंथि की फॉर्मुलेशन जो है वो इस्तेमाल करनी है। वो कैसे हमने डिराइव कर दिया, मैंने एक बार बताया, फिर से दोहराता है कि रक्त की उत्पत्ति जो है उससे वो यकृत में हो जाती है। तो यकृत का आपको सोचना होगा। रक्त से सिराएँ बनती है, उपधातु, उसका अश्रुजा कंडा सिरा बताएं। तो रक्त का पाचन करना चाहिए। मेद के मृदुपाक से सिराएँ बनती है, तो मेद की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। और वही दवा उस फॉर्मुलेशन में आ गई है। रक्त की बीमारी है तो आपको रक्त मोक्षण करना चाहिए और उसके साथ विरेचन देना चाहिए। इसलिए रात की जो दवा रहेगी वो विरेचन करने वाली दवा रहेगी। खून की नसों का कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो शरीर को तेल जो लगाना है वो रक्त तेल बहुत फ़ायदा करता है। रक्त तेल यानी अतसी का तेल। उसके साथ मुंह में अगर आप तेल, तिल का तेल पकड़ के रखते हैं, गंडू धारण करते हैं, तो पाँवों में, टांगों में जो सिराए और वेरिकोज है वो कम होते हैं। वेरिकोसिल भी उससे कम होता है। कार्डियोमेगेली भी उससे कम होती है। तो सुबह शाम 10-10 मिनट वो करना चाहिए। जोग जो है वो एडजेस्टेंट ऑर्गन में लगानी चाहिए। प्रसारणी तेल या काशीसादी तेल जो है, या अर्श रोग के जो तेल है ना, वो इस्तेमाल करने की। अर्श हीमोरॉइड से ही है, तो सिराज ग्रंथि की ट्रीटमेंट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की ट्रीटमेंट,
वेरिकोसिल की ट्रीटमेंट, एनेरिज्म ऑफ आरेटा वगैरह रहे, ब्रेन में एनेरिज्म रहे तो उसकी ट्रीटमेंट इससे ही आपको करनी है। उसमें एनेरिज्म अगर रहे तो सुवर्णयुक्त ब्राह्मीवटी और उसमें जहर मोरा पिष्टी वो डालनी होती है, तो वो एनेरिज्म भी कम होता है। इसके साथ साथ आप बस्ती कर सकते हैं, तिक्तक्षीर बस्ती या विरेचन और रक्तमोक्षण का फायदा कर सकते हैं। तो इससे नसों से संबंध रखने वाली कोरोनरी आर्टरी डिसीज रहे, सेरेब्रल स्ट्रोक की लक्षण रहे, वेरिकोसिस रहे, टांगों में सिराज ग्रंथि रहे या गुदमार्ग में आर्श रहे, सबकी ट्रीटमेंट इससे हो जाएगी। तो ये आप फुल एंड फाइनल ये समझ लो ये विचार, और वैसा आप इस्तेमाल करो। मिलन तुम क्या करो, वो सिराज ग्रंथि का फॉर्मुलेशन जरा निकालो। फिर भी जो हम यहाँ क्लासिकल दवा इस्तेमाल करते हैं वो मैं पढ़ के बताता हूँ, तो ताकि लेक्चर से सब लोगों को मिले और उससे उन लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सोच मेरे ख्याल से सिराज ग्रंथि वगैरह के बारे में होनी चाहिए और इस हिसाब से जाना चाहिए। अभी उम्र उनकी 60+ है तो उनको वह स्थापन गण दे दो, सुबह को च्यवन प्राश दे दो, शरीर को लगाने के लिए तेल दे देना, विपरीत करनी वगैरह जैसा आसन दे देना, तो वो हर्निएशन उनका कमा सकता है। लेकिन अम्बिलिकल हर्निया में अगर बड़ा हर्निया रहे तो ऑपरेशन करना चाहिए। अम्बिलिकल हर्निया छोटा रहे तो वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। और स्क्रोटल रीजन में आने वाले जो हर्निएशन है वो रिड्यूसिबल रहे, नॉन रिड्यूसिबल रहे, पहले आप सुकुमार घृत, सुकुमार कषाय, एरंडे का तेल रात को, आस्थापन बस्ती वगैरह करके ट्रीटमेंट कर लो। लेकिन उसकी पीछे की सोच हमने जो बताई वो होनी चाहिए और रहनी चाहिए, तो उससे आपको सुविधा हो जाएगी। अभी जो हमने बताया तो उसके हिसाब से जो दवा हमने तैयार करके दी है वो मैं पढ़ के बताता है। पहली दवा में चंद्रकला रस, कामदुधा, प्रवाल, शंख, रक्तपाचक, रक्तपाचक यानी पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, गड़गड़ोइनी, उसमें स्वर्ण सूट डालना है और गर्म पानी या सादे पानी से सुबह शाम देना है। दूसरी जो दवा है वो दोपहर रात की है, उसमें आरोग्यवर्धिनी, नित्यानंद रस, मेदोपाचक और चंद्र प्रभावटी है। मेदोपाचक यानी क्या है, ज्वर का रोग का अध्याय की वो दवा है, किराततिक्ता मृदा, चंदनम विश्व भेषजम। सुरसा बीज यानी तुलसी का बीज और इसबगोल या पेट साफ करने की कोई भी दवा रात को सोते वक्त देनी है, तो उससे पेट साफ हो जाएगा और सिराए जो है नॉर्मल हो जाएगी। अग्निमुख चूर्ण, पारा और शकुरुत यानी पारवे की विष्ठा जो रहती है, कबूतर की विष्ठा, कदली क्षार और कमल नाल क्षार जो है ना वो खाना खाने के बाद देना है। यहाँ अग्निमुख चूर्ण जो आ गया है वो चक्रदत्त का जो चूर्ण है ना वो इस्तेमाल करना है। भैषर्य रत्नावली में आपको पाठ मिल जाएगा। इसके साथ जो ट्रीटमेंट हो जाएगी बाहर से वो काशी सादी तेल या प्रसारणी तेल लगाना है। गंडूश ग्रंथि तेल यानी तिल तेल का गंडूश धारण करना है। सामान्य परहेज जो है ना, तीखा नमकीन बासी खाना बंद करना है। स्वेदन जो करना है वो षष्टिक पिंड स्वेद करना है। तो टांगों में जब सिराज ग्रंथि रहती है तो उसमें क्लॉट्स रहते हैं, इस दवा से वो कम हो जाएंगे। 7 दिन के बाद स्वेदन करना है। स्वेदन करने की वजह से वो गांठ वो निकल गई और एम्बोलिज्म हो गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसकी रिमोट पॉसिबिलिटी रहती है। तो डॉक्टर की दवा इसके साथ जो रहेगी वार्प या लो मॉलिकुलर हिपेरिन वगैरह, वो धीरे धीरे कम करते जाना, ये दवा धीरे धीरे बढ़ाते जाना। ब्रह्मचर्य का पालन इन लोगों को बहुत फ़ायदा करता है। और जलों का अगर लगानी है तो क्वाड्रिसेप फिमोरी जो मसल है शक्ति का, उसके मीडियल बॉर्डर को लगाना है, घुटनों के ऊपर। कितनी भी सिराएं आपको घुटने के नीचे दिखती है वहाँ आप जोक मत लगाना। अगर सिराज ग्रंथि के ऊपर आप लगाते, वेरिकोसिटी जहाँ उसका फुगा आ जाता है, बबल आ जाता है, वहाँ लगाते और आपकी जलों का अगर ख़राब रहे तो वो इन्फेक्टेड वुड हो जाती है और सिराज व्रण तैयार हो जाता है। वो नाड़ी व्रण है और वो दिक्कत देता है अच्छा होने में। तो ऊपर लगाओ, नीचे का खून अपने आप शुद्ध होने वाला है। फिर भी सिराज ग्रंथि में सिराज व्रण हो गया तो उसको सूक्ष्म गंधक रसायन, कैशोर गुगुल वगैरह आप दे दो और वहाँ कहरवा पिष्टी जो है तृणकांत मनी पिष्टी वो डालनी चाहिए, तो धीरे धीरे वो भी सूख जाता है। स्टॉकिंग इस्तेमाल नहीं करने, पाँव में मोजे वगैरह जो डालते हैं ना वो नहीं डालना है। बाहर से मदद मिल गई तो शरीर खुद सुधरता नहीं। तो आज ये जो चैप्टर है ना वो नसों के बारे में यानी रक्तवाहिनी के बारे में जो जो बीमारी है ना इससे मिट जाएगी, ये आप करके देख लेना। ये इससे 60 to 80% काम हो जाएगा। आपकी सोच, आपका पेशेंट सामने जो है उसके हिसाब से उसमें आप तब्दीली कर सकते हैं और पूरा का पूरा पेशेंट को अच्छा लग सकता है। ये ट्रीटमेंट पे 5-6 महीना तक चलती रहती है, धीरे धीरे वो टेपर ऑफ करनी होती है। ठीक है।
तो अभी ये लेक्चर जो है आज का, आज तारीख है 28 तारीख, आज वार है आदित्यवार यानी रविवार 2024 का ये लेक्चर है। उसमें नसों के बारे में हमने जो बताया है वो फॉर एवर रहेगा। इसके बारे में आपको किसी को फिर से डाउट आ गया तो आज का लेक्चर निकाल कर वो देख लेना। सर एक और क्वेश्चन है वैद्य नीलीश पाटिल का। एक 50 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है, एवियन के ट्रीटमेंट के बाद उनको विपादिका तीव्र शूल हुआ और उनका मल कहाँ? विपादिका हाँ, तीव्र विपादी का शूल पाव में। जी हाँ, एवियन के ट्रीटमेंट के बारे में। जी उसके बाद एवियन के ट्रीटमेंट के बाद उनका मल भी असमाधान कारक आता है, तो उसमें कैसे विचार करना चाहिए? एवियन की क्या ट्रीटमेंट दी है मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी बस्ती के बाद वगैरह अगर तकलीफ होती है ना तो पेट अच्छा करना बहुत ज़रूरत है। तो बाकी की ट्रीटमेंट जो है एक ही दिन बंद रखनी है। पेट की ट्रीटमेंट गृहिणी के हिसाब से आप दे दो, तो मैल साफ आना शुरू हो गया, पाचन हो गया, तो फिर से आप एवियन की ट्रीटमेंट जो रहेगी वो रिज्यूम कर सकते हैं। पेट की आमतौर पर कोई भी पेशेंट को पेट में गैसेस होते हैं, पेट फूलता है, खाना खाने के बाद पेट जो है भारी हो जाता है, डकारें ज़्यादा आती है, या जिनको कृत्यापि अकृत संज्ञता लक्षण रहता है, बार बार संडास को जाना पड़ता है, टट्टी को जाना पड़ता है, उसका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, चिकना मल निकलता है, या बहुत हार्ड स्टूल होती है, या गैसेस ज़्यादा होते हैं, गैसेस निकलते रहते हैं, ऐसी पेट की जो बीमारियाँ रहेगी जिनकी उम्र 25 से लेकर 70 वर्ष तक रहे, उसकी एक ट्रीटमेंट मैं आपको बताता है। तो वो आप करें तो आपके पेशेंट को 60 to 70% आराम इन चीज़ों से हो जाएगा। बाकी आपके सामने पेशेंट रहेगा तो उसकी ट्रीटमेंट आप करें। तो पेट की ये जो बीमारियाँ बताई है उसके लिए आपको आवेसा योग यानी कुटज, शौक्तिक, सुवर्ण सूक्ष्मकर और कामदुदा, इसका कॉम्बिनेशन सुबह शाम आप दे दो गर्म पानी के साथ। खाना खाने के बाद भास्कर लवण चूर्ण जो है ना वो लेमन जूस या अनार के रस के साथ देना है। दोपहर और रात को आपको सुवर्ण सूक्ष्मकर, शतावरी चूर्ण यानी नारायणी जो है वो, शंख, पाठा, धमासा, नंथा, ये 3 देना है। वो घी और शहद के साथ दे सकते हैं। मल सूखा रहे तो फानी जो रहती है काकवी, उसके साथ आप दे सकते हैं। काकवी यानी क्या है, गन्ने का रस जो है वो उबाल कर आधा करना है और उसके साथ शहद ये देना है, घी देना है, ये ट्रीटमेंट करें। और आम काढ़ा नाम की एक चीज़ है, आम पाचन कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में आप षडंग दोग जो है वो दे सकते हैं उस वक्त, लेकिन विश्व भेषज, चंदन, उशीर, मुस्ता, ये जो चीज़ है ना उसका काढ़ा सुबह शाम दे सकते हैं। पेट खराब रहने वाले लोगों का चावल बंद करना है तो मलावश्रम उनका चला जाता है। हुँ? उनको पत्ता सब्जी देने से पेट साफ होता है, ये सोच वैद्य की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सब्जियां जो है ना वो आँखों के लिए अचक्षुष बताइए, और बार बार वो खाने से सेल्यूलोज जो है वो हजम नहीं होता, इसलिए पेट साफ होता है। बाद में बेचारा शरीर थक जाता है, मल पड़ा रहता है, गंदे गैसेस आना शुरू हो जाता है और उसके साथ पेट खराब होकर आँखें खराब हो जाती है। तो पत्ता सब्जी खाने से और रॉ खाने से, फाइबर खाने से पेट साफ होता है। ये शरीर की प्रोटेक्टिव फिनोमेना है। पेट साफ होना किससे होना चाहिए? ब्रेन का जो इम्पल्स है पेरिस्टालसिस का वो अच्छा होना चाहिए, आपका लीवर अच्छा होना चाहिए, और उससे पित्त बराबर अच्छी तरह से सिक्रिएट होके खाना चबा चबा के खाना चाहिए, उससे पेट साफ हो जाएगा। वो सच्चा पेट साफ होना है। उम्र जब आपकी 50 बरस के आगे जाती है तो आपके शरीर की ताकत, दांत खराब हो जाते हैं, चबा नहीं सकते, लार की पेज बदल जाती है, वो हजम नहीं कर पाती, पेट में एसिड है वो सौम्य हो जाता है, पेरिस्टालसिस स्लगिश हो जाती है, इसलिए पेट के प्रॉब्लम शुरू हो रहते हैं। तो उनको ये ट्रीटमेंट करनी है। फिर भी कुछ कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं वो दिमागी हालत उनकी एकदम खराब रहती है, यानी उनके पेट में सिर रहता है और सिर में पेट रहता है, यहाँ गैसेस होते हैं, यहाँ दर्द करता है, यहाँ ये होता है, और सब घर वाले उनके जो रहते हैं ना वो हैरान रहते हैं। ऐसे लोगों को पहले क्या करना है, जो कपाल है उसके ऊपर ब्राह्मी तेल की धारा रखनी है, 21-21 दिन के 3 कोर्स करने हैं, तो उनकी मानसिकता बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे छोटे अंत में जहाँ ब्रेन तैयार ये होता है, पित्त सिक्रेट होता है, वहाँ मज्जादार कला है, इसलिए पेट बिगड़ गया तो सिर बिगड़ गया, सिर बिगड़ गया तो पेट बिगड़ गया। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। तो इससे 2-3 महीने में पेट के पेशेंट जो है वो पूरे के पूरे नॉर्मल हो जाते हैं। इसके साथ और कुछ दवा आपको चाहिए तो दे सकते हैं। डकारें अगर ज़्यादा आती है, ऊर्ध्व जत्रुगत ऊर्ध्ववात नाम की जो बीमारी बताई है, उसके लिए आप क्या करें, शिगुरु यानी शोभांजन जो रहता है उसका काढ़ा बनाना है, छाल का उसके,
और उसमें गंधक रसायन डाल के सुबह शाम दे देना है, तो डकारें जो बहुत ज़्यादा आती है वो कम हो जाती है। किसी को शेक हैंड कर दिया, दबाया, तो भी उसको डकार आती है। हाथ को दबाया, पीठ को दबाया तो डकारें आती है। उनके लिए ये फॉर्मुलेशन जो है ना अभी का मैंने जो बताया वो बहुत काम करता है। तो ये चीज़, दो चीज़ें आपको पेट की और इसकी दो बताई मैंने, वो करके देख लेना। सर एक और क्वेश्चन है वैद्य पल्लवी का। वो बोल रहे हैं कि स्त्रियों में मेनोपॉज और डिलीवरी के बाद देखा जाता है कि वेट गेन हो जाता है। एलोपैथिक में जनरली इसको बोलते हैं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो आयुर्वेद में इसका कैसे विचार किया जाए और कैसे इस चीज़ से बचा जाए? मेनापॉज का आयुर्वेद में वर्णन है क्या? नहीं है, क्योंकि उस वक्त सब औरतें इकट्ठा रहती थी घर में, तो केयरिंग और शेयरिंग होता था, तो उनका मन प्रसन्न रहता था। दूसरा, मेनोपॉज अभी समझ में क्यों आ जाता है, सच बोले तो मैंने एक बार बताया था, फिर भी दोहराता हूँ। संडास जैसी हो जाती है मल प्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति जैसी हो जाती है, वैसी स्त्रियों को रज प्रवृत्ति होनी चाहिए। थोड़ा सा भी श्वेत प्रदर नहीं, थोड़ी सी भी गंदी बू नहीं, थोड़े से भी क्लॉट्स नहीं, कुछ नहीं। पीरियड कब आ गया और कब बंद हो गया समझना नहीं चाहिए। वैसा ही पीरियड मेनार का कैसा शुरू हो गया और मेनापॉज कब हो गया ये भी समझना नहीं चाहिए। तो ये क्यों होता नहीं? मानसिकता बदल गई है, जीवन शैली बदल गई है। जब पीरियड शुरू रहते तो गर्भाशय अंदर से वुंडेड रहता है, जख्म रहती है उसको, तो व्रणितोपास की अध्याय के हिसाब से बर्ताव होना चाहिए। उसमें उन्होंने बताया कि रुक्ष अन्न खा लो, परल में लेके खा लो, हाथ के ऊपर लेके खा लो, गद्दी के ऊपर सोते हैं तो कंबल के ऊपर सोना चाहिए। तो रुक्षता आपके शरीर में उस वक्त बढ़नी चाहिए, तो उसे गर्भाशय में जो जख्म है वो अच्छी तरह से भराएगी। उसका जो बीज ग्रंथि से ताल्लुक है वो नॉर्मल हो जाएगा। उसका जो थायराइड से या ब्रेन से ताल्लुक रहेगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ये मैं आपको समझने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये आयुर्वेद ने सब सोचा है, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सिर अगर आप आपका मूल मानते हैं तो जीनेटल ऑर्गन्स और जो बच्चा वगैरह है वो क्या हो जाएगा, फूल और फल हो जाएंगे, है ना, दादियाँ हो जाएगी। तो उसके ऊपर आपको काम करना है, इसलिए नस्य करना चाहिए पीरियड जब नहीं रहता है तब, अणु तेल का या षडबिंदु का वगैरह। और रजस्वला परिचर्या करनी है जो अभी मैंने बताई वो। इसका कागज़ ये हमने तैयार करके रख दिया है, हम लोगों को देते हैं, बच्चे लोगों को देते हैं, लड़कियों को। फिर भी शालमली का चूरन और उसके साथ जीरा जो रहता है उसका चूरन, ऐसा दोनों मिलाकर सुबह शाम पीरियड के 4 दिन आप अगर देते शक्कर के पानी के साथ, तो जब मेंसे शुरू रहते तो उस वक्त जो जो तकलीफ होती है, पेट का दर्द होना, फाउल स्मेलिंग पीरियड्स जाना, उसमें गांठें गिर जाना, ये सब कम हो जाता है। और फिर भी रज प्रवृत्ति के और कोई लक्षण रहे तो वाग्भट शारीस्थान अध्याय में रज और शुक्र के जो दोष बताए उसका आप सोच सकते हैं और दवा दे सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए पीरियड के वक्त। सवाल उसमें क्या पूछा था? और अभी जाड़ी और जो है ना मोटापा, उसके बारे में हम बोलेंगे। स्त्रियों को अधोगुरुत्व रहता है, पुरुषों के कंधे जोरदार रहते हैं। तो अधोगुरुत्व स्त्रियों का जैसा सौंदर्य का लक्षण है वैसे पुरुषों के कंधे जो है वो शॉर्ट और ब्रॉड होने चाहिए। दिलीप राजा का जो वर्णन रघुवंश में किया है कालिदास ने, उसमें व्यूढ़ोरस को वृषस्कंद, हाँ ऐसा वर्णन किया है। यानी बैल के जैसे कंधे रहते हैं ना, वैसे कंधे पुरुषों के होने चाहिए और स्त्रियों की कमर जाड़ होनी चाहिए। तो ये कुछ गलत बात नहीं, लेकिन इसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी आपकी बढ़ रही है और पेट भी आ रहा है, कुल्ले भी बढ़ रहे हैं, शक्तियाँ भी बढ़ रही है, तो वो गलत चीज़ है। स्फिक्स दनोदर लंबनम ये लक्षण नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो मेधावृत्तवात रहता है। पुराने ज़माने में औरतों की ट्यूबेक्टमी नहीं होती थी, अभी आजकल होती है। तो ट्यूबेक्टमी जब होती है तो रजोह स्रोतस को आपने आघात कर दिया। रजोह स्रोतस के विद्ध लक्षण में क्या आता है, मैथुनस में तो आ जाता है, मेधावृत्तवात हो जाता है और उसकी वजह से मेद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ट्यूबेक्टमी नहीं होनी चाहिए। और उससे क्या हो जाता है, बाद में सिस्टिक हाइपरप्लाजिया नाम की कंडीशन होके एंडोमेट्रियम के जो पेशी है वो बड़ी हो जाती है। पेशी यानी सेल्स, पेशी यानी हिंदी में मसल्स ऐसा अर्थ होता है, वो नहीं है। और वो अगर बड़ी हो गई और उसका न्यूक्लियस भी बढ़ गया तो इट इज़ -2 डिग्री ऑफ मैलिग्नेंसी। उसमें अगर डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियस का और सेल एबनॉर्मल बढ़ गई तो वो कैंसर है। तो जब आप ट्यूबोक्टोमी कर देते तो यू प्रोन दैट पेशेंट टू मैलिग्नेंसी, ऐसा हो जाता है ना। तो एज फार एज पॉसिबल ये ट्यूबोक्टोमी करनी नहीं चाहिए।
जो डॉक्टर औरत है ना उसने तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो गर्भाशय काम करता है या नहीं करता है, आप उसका शोधन करते जाए। आशय है तो अवस्थान प्रदेश है, अंदर का रज नहीं है और वो पीरियड मिट गया है, इसका मतलब ये नहीं कि गर्भाशय का काम शुरू नहीं है। आशय अवस्थान प्रदेश है तो अंदर वायु और आकाश रहेगा और वायु आकाश बाहर पड़ता रहता है। बहुत सारी स्त्रियों को गुद मार्ग से जैसी हवा जाती है वैसी योनि मार्ग से हवा जाती है जोर से, और वो डिसइंटीग्रेशन जो अंदर का रहता है, पित्त का प्रभाव रहता है, उसकी वजह से होता है। अगर वो जाते हैं तो गैसेज अंदर नॉर्मल भी बनते हैं और अपने आप धीरे धीरे जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक हिस्सा यूट्रस भी है, चाहे वो औरत मेनाक के एज की रहे या मेनोपॉज की रहे या उसके बाद की रहे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और उसके लिए आपको गर्भाशय शोधन करना चाहिए। उसके लिए दशमूलारिष्ट, देवदारव्यारिष्ट, कार्पास मूलासो या आर्गट का सत्व जो रहता है ना, वो आपको इस्तेमाल करना होगा। दशमूलारिष्ट सबसे बेस्ट है, तो वो आप औरतों को खाना खाने के पहले लगातार दे सकते हैं, तो उससे मोटापा बढ़ेगा नहीं। एक्सरसाइज जो रहेगी एब्डोमिनल और काल के मसल के और थाइज के मसल के, वो आपको करने हैं। जर्मनी का एक, जापान का एक टॉवेल व्यायाम रहता है, एक्सरसाइज रहता है, टॉवेल का एक्सरसाइज। वो पेट कम करने के लिए कैसा फ़ायदा करता है, वो 5 मिनट में सिर्फ एक्सरसाइज करना है, तो आपके पेट के ऊपर जो मेद है वो डिस्पर्स हो जाएगा बाकी की जगह, और उसके साथ आप परहेज करते तो वो निकलना भी शुरू हो जाएगा। तो वो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं और उस हिसाब से ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। शरीर में मेद क्यों बढ़ता है, तो आपके शरीर में अगर वात बढ़ गया तो वो रुक्ष है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मेद आ जाता है। तो आप अनुवासन बस्ती लगवा सकते हैं, है ना। लेखन बस्ती का काढ़ा लेना है, उसमें घी या तेल डालकर जो चीज़ें रहती है वो करनी है, और दूसरा जो है अनुवासन तेल का आप लगाते जाए, जो यूट्रस के लिए फ़ायदा करने वाली तेल की कल्पना है वो इस्तेमाल करें, या पुनर्नवोदय तेल इस्तेमाल करें, तो आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। नमक कम करना है, मीठी चीज़ें कम खानी है, तली हुई चीज़ें कम खानी है। हाँ, किसी ने आइसक्रीम आपका ऑफ़र किया तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलने की आदत होनी चाहिए भाई। सब चीज़ें के लिए हाँ हाँ करते हैं ना, तो हाँ हाँ वजन बढ़ जाता है। तो कई कई चीज़ें जो रहती है वो नहीं, ऐसा बोलना आना चाहिए। बच्चे लोगों को तो ये बहुत रहता है, एक ही बच्चा रहता है, दूसरा बच्चा रहता नहीं, तो उसको केयरिंग शेयरिंग जमता नहीं। बचपन से लेकर बड़ा होने तक सब चीज़ें उसको मिलती रहती है, तो बाहर किसी ने उसको नहीं बोला ना, समझो उसका किसी से प्यार हो गया और उसने नहीं बोला, तो वो बोलता है मैं हैंग करके लूँगा, मैं काट लूँगा, ऐसा होता है। तो उस वक्त नहीं बोलने से पहले से ही आप क्या करो, नहीं नहीं बोलना चाहिए। 10 चीज़ें मांगी, ये करो बाद में ये मिलेगा, वो करो बाद में ये मिलेगा, ऐसा आपको बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें रहती है। वैसा ये बस्ती का मैंने जो बताया उसमें परहेज का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो ये बात हो गई मेदावृत्तवात की। कमर में इंजेक्शन देके जब ये चीज़ें होती है ना, तो औरतों को कमर की हड्डी में दर्द और सिर दर्द रहता है। सिर दर्द के लिए आपको क्या है, षडबिंदु तेल का नस्य करना है, और पथ्यादि गोदंती और शीलशूल आदि जो खाना खाने के बाद देना है। कट्टीशूल के लिए आप लघु होमन दे दो, तो कमर का दर्द अपने आप कम आ जाता है, बाद में आप बस्ती वगैरह लगवा सकते हैं। तो ये एक समझने के लिए मैंने आपको बताया है। ये ही है ऐसा मेरा दावा नहीं, इससे कई गुना अच्छी चीज़ें और लोग भी आपको बताएंगे, लेकिन आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त ये सोच अगर आपने रख दी और आपकी खुद की सोच रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कभी भी किसी की भी ट्रीटमेंट और लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं ना, तो वो जो आदमी बैठा है उसका, उसके जैसा बनने की कोशिश मत करना। उसके साधन आप चूज़ कर लो, और आप जो खुद है ना वो अच्छे है उसको आप बढ़ाते जाना। हाँ, तो हम सब लोग आपको बताएंगे, लेकिन हमारे जैसा आप बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप हमारे से भी अच्छे हो सकते हैं। और उसके लिए जो रास्ता आपने तय कर दिया है वहाँ आपको सिर्फ बाकी चीज़ों से लेकर आपको खुद को बढ़ावाना है ना। पोस्टमार्टम डिप्रेशन। हाँ, वो परसों ही हो गया। हाँ, फिर भी ये दोहराता है मैं कि रस धातु से ताल्लुक़ रखता है गर्भाशय, रज के हिसाब से। रस धातु तैयार होता है पहले अवस्था पाक में आमाशय में। आमाशय में ज्वर पांडु ये लक्षण जो बीमारी है उसमें ज्वर मन संताप लक्षण बताए, और पांडु में शब्दास्पष्टता वगैरह जो आ जाती है, कर्णनाद वगैरह, वो मन से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें है। तो आपको पांडु, ज्वर, उन्माद, अपस्मार, शारीर मानस जो बीमारी है उनमें से कॉमन दवा निकाल कर देनी है, शिरोधारा करनी है। और
जो बच्चा रहता है ना, बच्चा या बच्ची, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए मम्मी को बताना चाहिए। वो जितना उसके पास रखेगी उसकी मज्जाप्रीति बढ़ेगी, शुक्रप्रीति कम आ जाएगी। शुक्रप्रीति और मज्जाप्रीति में जो हैरेसमेंट रहती है दोनों की मिलके, उसमें डिप्रेशन आता है या ये हो जाता है, कई कई चीज़ों का डर वगैरह शुरू हो जाता है। तो ये होना चाहिए। पुराने ज़माने में औरतों को 8-8 10-10 बच्चे होते थे। हम ही हमारे मम्मी को पाँचवें है ना। उस वक्त ऐसा रहता था कि मम्मी की और मम्मी की जो बड़ी लड़की है उसकी दोनों की डिलीवरी एक साथ होती थी, इतने बच्चे होते थे। तो उनको डिप्रेशन आने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती थी। बच्चे 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 बच्चे, देखो कैसे लोग रहते हैं ना। तो ये भी ट्रीटमेंट हो सकती है डिप्रेशन की, है ना। बहुपत्य से प्रशंसा बताई है आयुर्वेद में, है ना। भारत विरोधी काम है लेकिन ये, है ना। बोलो, मतलब एक ऐसी शुरू करो जरा। थोड़ा गर्म हो रहा है अभी पुणे में, मकर संक्रांति हो गई तो उत्तरायण में ये शुरू हो जाता है गर्मी। मस्तानी पीने के दिन आ रहे हैं, इतना ही मैं बोलता है। बोले। हिंदी में सवाल पूछो तो सब लोगों को ये समझ में आ जाएगा। क्षयात्मक और अवरोधात्मक संप्राप्ति के बारे में सर। क्षयात्मक संप्राप्ति और अवरोधात्मक संप्राप्ति के डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? अभी क्षयात्मक संप्राप्ति हो गई तो पूरा शरीर है उसके ऊपर उसका असर दिखता है। अवरोध रहे तो किसी स्रोतस में रहेगा, है ना। अति प्रवृत्ति संगोवा में संघ है। संघ किसकी वजह से हो सकता है? पित्त की वजह से हो सकता है, कफ की वजह से हो सकता है, कफवात की वजह से हो सकता है, पित्तवात की वजह से हो सकता है, अर्बुद से हो सकता है, कृमि से हो सकता है ना। तो ये पैथोलॉजिकल भी रहता है, पहले फिजियोलॉजिकल रहता है, बाद में पैथोलॉजिकल हो सकता है, ये हो सकता है। एक ही ऑर्गन को कुछ तकलीफ हो रही है ना, तो स्थानिक का अवरोध जो है वो हम समझ सकते हैं। अदरवाइज ये संप्राप्ति जो है पूरे शरीर में हो जाती है। समझो किसी के ब्रेन में स्ट्रोक हो गया तो 85% लोगों को जो प्रॉब्लम रहती है वो ब्लॉकेज की रहती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया, या गांठ हो गई, एम्बोलिज्म वगैरह आ गया। और सिर्फ 15% लोगों को क्या रहता है, वहाँ की खून की नसें फट जाती है और इन्फार्क्ट हो जाता है उसका। उसमें भी हिमरेजिक और नॉन हिमरेजिक रहता ही है। तो ये चीज़ क्या हो गई, 15% जो होता है ना रक्त यानी फूटकर या एन्यूरिज्म फूट के, वो फेटल हो सकता है। उसमें इमीडिएट विरेचन देने की ज़रूरत रहती है। तो मज्जा के लिए भी विरेचन फ़ायदा करता है, और पित्त बाहर निकल गया विरेचन से तो रक्त भी नॉर्मल शुरू हो जाता है, बीपी भी कम आना शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ अवरोध होगा तो दिखने वाले लक्षण जो है ना वो कैसे रहेगी, पूरे शरीर के ऊपर रहेंगे, आधे अंग के ऊपर, है ना। और क्षयात्मक जब संप्राप्ति रहती है तो पूरे शरीर के ऊपर धीरे 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 उसका असर होता है। धातुओं का क्षय जो है तो एक दिन में तो होगा नहीं, वो रस धातु का हो सकता है और रक्त का हो सकता है। शुक्र का बाद में समझ में आ जाएगा। मेद और माउस जो है वो दूसरी बीमारियों में कम होते हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो अवरोध है और धातु क्षय है, उसकी ट्रीटमेंट करते हुए अगर आपको सुविधा रहती है, धातु क्षयात्मक जब रहती है संप्राप्ति तो अग्नि को बढ़ाना होगा, आम को कम करना है, जो कुछ थोड़ा आम रहता है वो। लेकिन अवरोधात्मक संप्राप्ति में आम की संभावना ज़्यादा रहती है। आज एक पेशेंट आए थे, उन्हें कोविड हुआ था, उसके बाद उनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था। उस टाइम पे उनको उदर प्रदेश पे और जान फसंदीपर्यंत उस पे स्पॉट्स थे रेड कलर के। तो उस टाइम पे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था। तो वो क्या औरत ये या नहीं, मेल है, 34 ईयर। योगेश टोन पे पेशेंट का नाम है। कंसर्न अबाउट HbA1c 9.8। अपत्य प्राप्ति के लिए आए थे वो, उसका मेन ये था, और उसमें ये सिम्टम उन्होंने बता दिया। उसको 2 बच्चियाँ है और बच्चा होता है क्या ये देखने के लिए, वही पेशेंट ना। हाँ,
मेरे ख्याल से उसकी उम्र कितनी थी, ज़्यादा थी ना। ऐसे 2 पेशेंट आ गए थे मेरे ख्याल से। तो मधुमेह का कारण जो रहता है वो कोविड अक्सर रहता ही है, ऐसी कोई बात नहीं, वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन कई कई लोगों को स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ हो सकता है ना, वैसा भी कई कई लोगों को ये लक्षण पाए गए हैं कोविड के काल में। डॉक्टर लोग हैरान हो गए थे और घबरा गए थे। तो सामान्य आदमी जो है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपार्टमेंट में या फ्लैट में कोई रहता है और बाजू वाले लोगों को किल्ली देता है, हम जरा जाके आते, चाबी आपके पास रख देना, ये बच्चा आने वाला है या और कोई आने वाला है, तो लोग चाबी लेना बंद कर दिया था लोगों ने, उससे कोविड हो जाएगा, पानी वगैरह डाल के वगैरह ले देते, नहीं तो हमें नहीं चाहिए वगैरह बोलते थे। इतने लोग अगर घबरा जाते ना, तो उसका असर जो है वो सब चीज़ों के ऊपर आएगा। रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम छाती चिंतनात् हो गया। रस धातु किसका है, कफ का है। प्रमेय में संप्राप्ति जो होती है बहुद्र श्लेष्मा की होती है। उसमें अगर भय की वजह से वात आ गया तो वात कफात्मक संप्राप्ति हो जाएगी। वो ज़्यादा निबिड़ होती है, देर से होती है, लेकिन होती है और पक्की हो जाती है। ऐसी चीज़ें रहती है, उसकी वजह से उसको प्रमेय की संप्राप्ति हो सकती है। लेकिन हमारा उसका दवा देने का इंटेंशन एकदम अलग है, फिर भी उसके लिए हमने दवा दी है। सर 63 इयर्स मेल पेशेंट है। जोर से आवाज़ निकालो। हाँ, सर 63 इयर्स मेल पेशंट है, उनको ते जरा ते बघा ना कसं धरायचं वगैरे सांगा। हां, क्षुधामांद्य लक्षण था सिर्फ, और हेतु में अति अम्बोपान और मेंटल स्ट्रेस। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन खुद से ही मतलब मन से करके आए वो, और पेट सीटी किया, बायोप्सी किया, तो 4th स्टेज अपर जीआई ट्रैक का सीए ये डिटेक्ट हुआ। GI ट्रैक का। और लक्षण कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्षुधामांद्य। तो जब बायोप्सी किया तो उसके बाद फिर अभी 1 महीने के बाद मतलब उदर का पिक्चर है पूरा। जलोदर का। हाँ। और GI ट्रैक में कहाँ मिल गया, इसोफेगस में मिल गया? हाँ, पैनक्रिएटो बिलियरी ट्रैक ऐसा। अच्छा, हाँ, तो नीचे हो गया। तो अभी तो उधर की संप्राप्ति हो जाएगी, बराबर है। बायोप्सी करने के बाद का ऐसा होता है, कैंसरस पेशी जो रहते सेल, उसमें न्यूक्लियस बहुत 3-4 रहते हैं न्यूक्लियाई, और वो जो कोई सेल रहेगी वो बड़ी हो जाती है। तो उस सेल और साइटोप्लाज्म वगैरह जो अंदर का रहता है उसको समझता नहीं किस न्यूक्लियस का सुनना है, तो डिवीजन उसकी अलग हो जाती है। इसलिए शरीर को पता चल जाता है ये मैलिग्नेंट सेल है, तो शरीर के उसके ऊपर कैप्सूल तैयार कर देता है और अंदर वो सब पड़ा हुआ रहता है। जब डॉक्टर बायोप्सी करते हैं तो 2 चीज़ों के लिए करते हैं, कौन से तरीके का, कौन से सेल का कैंसर है, और कौन सी कीमो और कितना डोज देना है, कितनी साइकिल करनी है। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट का भाग रहता है, दैट इटसेल्फ कैन कॉज द मेटास्टेसिस ऑफ मेलिग्नेंसी। तो उसको वो छेद दे देते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन रहे या कुछ भी रहे। तो एक बार वो ऊपर वाला कैप्सूल ये हो गया, टूट गया, तो वहाँ के सेल जो है वो बाहर आ जाते हैं। एडजेसेंट ऑर्गन, लिम्फेटिक ड्रेन और खून की नसें, इसमें से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बायोप्सी करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए, प्रायर टू बायोप्सी व्रणितोपासने अध्याय की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बाद में बायोप्सी करो और बायोप्सी में कैंसर समझ में आ गए तो विदिन 15 डेज आपका ऑपरेशन होना चाहिए। यही चीज़ होती रहती है। वो अगर उसमें डिले हो गया और केमो का असर नहीं आ गया ना, तो इट विल स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, सब पूरे शरीर में फैल जाता है, वैसा वो हो गया अभी, है ना। तो अभी ट्रीटमेंट के चांसेस बहुत कम हैं। बॉल हमारे कोर्ट में है नहीं, कैंसर के कोर्ट में वो जैसा तड़काएगा वैसा जाएगा बॉल। सर उनको दुग्धार पे रखा था, हम्म। लेकिन उसका भी अध्ययन किया उन्होंने, तो वो भी और मतलब दूध के सीवियर हो ऊपर गया। जब पेशेंट को हम रखते ना, तो कौन सा भी पेशेंट रहे कैंसर का, आप एक बात ध्यान में रख दो, आपको कोई तो ऐसी एक फ्लोटिंग चीज़ के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, रेखा नहीं खींच सकते। आपको एक कोई तो बेस होना चाहिए। तो 24 घंटे का हिसाब अगर लगा दिया जाए, सुबह 6 से लेकर दोपहर शाम को 6 बजे तक 12 घंटे मिल गए, रात को छोड़ दो, उस वक्त खाना का नहीं खाना है। तो आपका नॉर्मल खाना जो प्रीवियसली आप बीमार होने के पहले जो रहेगा टाइमिंग, वो सपोज 10 से 11 तक है, तो उस
उस वक्त आपको दूध पीना चाहिए 10 बजे। उसके बाद 3 घंटे के बाद 1 कप दूध, उसके बाद 3 घंटे के बाद 1 कप दूध। तो बराबर शाम की टाइमिंग ऐसी आ जाती है, उस वक्त भूख लगना शुरू हो जाता है। ये आपकी सोच होनी चाहिए। कभी भी दूध दे दिया है, दूध देखा, गाय देखी इसलिए दूध पी लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भूख की अंदर से ये होनी चाहिए ना, कुछ तो सेंसेशन होना चाहिए। तो वो आपका प्रिवेश जो है ना, वो आपको करना है। तो नॉर्मल जो रिदम आपने सेट किया है चाँद और सूरज से, वो उस वक्त काम में आता है। जो दूध आ गया है वो हजम होने की संभावना रहती है ना। तो सर अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास आए तो हम तो पाचन दीपन का ही सोचेंगे ना, तो हाँ करो ना। अभी ये दूध है, उसमें पिपली डाल दो, सौंठ डाल दो, गुड़जी डाल दो, गुड़जी सत्व डाल दो, रस सिंदूर दे दो, षडगुण बली जारी तो रस सिंदूर दे दो, नहीं तो मेरे पास भेज दो। वही प्लान था सर। मज़ा किया, लेकिन ये सब आप कर सकते हैं। और सुबह देखो, चावल की गंजी अगर आप सुबह 7 बजे पीते हैं ना, तो इतनी भूख लग जाती है 10 बजे तक, आप करके देख लेना। इतना सा च्यवनप्राश खाना है सुबह को, इतनी भूख लग जाती है कि आप सोच नहीं सकते। पादाभ्यंग, पाव को तलवे को तेल लगाओ, पिंडली तक ऊपर लगा दो। पादाभ्यंग की वजह से भूख बढ़ जाती है। भूख बढ़ाने के बहुत तरीके रहते हैं। और भूख लगना और खाना हजम हो जाना ये अलग चीज़ें हैं। पकोड़े देखे तो भूख लग जाती है लोगों को, उसका कुछ मतलब नहीं। मुंह से लार आनी चाहिए, शरीर में हल्कापन चाहिए, शुद्ध ढेकर आनी चाहिए, पेट साफ पहले हो गया होना चाहिए। तो जो आप खाना खाएंगे वो अग्नि जरण शक्तियाँ बताए भाई। नहीं तो आम बात के लोग भी बोलते हैं हमें भूख बहुत लगती है, पेट साफ होता है नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो क्या है, जरण शक्ति अच्छी नहीं। और ये पूना में तो बहुत ऐसी चीज़ें ना खाने की, हर 40 फीट के ऊपर गए तो होटल, हर 40 फीट के ऊपर गए तो होटल, और सब लोग खाते पीते रहते हैं यहाँ। मैं जब पूना में आ गया था, हैरान हो गया मैं। एक दिन मुझे ऐसा हो गया कि ये गुरुवार का जो उपवास रहता था वो मैं उस वक्त करता था। मेरे महाराज जी ने मेरे से उपवास बंद कर दिया, मुझे इतना अच्छा लगता है अभी। तो उस वक्त गुरुवार के दिन मुझे खाना नहीं मिला, तो बादशाही नाम का एक होटल है यहाँ, वहाँ मैं गया और कुछ तो खिचड़ी वगैरह थोड़ी खा लेंगी। फल वगैरह जो है ना, उस वक्त कुछ तो 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह था, तो बाकी का मार्केट बंद था, वो होटल शुरू था। मैं अंदर गया और मैं इतना खुश हो गया। वहाँ सिर्फ साबुदाना वड़ा वगैरह नहीं, वहाँ उपवास की मिसल मिलती थी, उपवास के पकौड़े मिलते थे, तो 10-12 पदार्थ ऐसे थे। तो पूना में आप आ गए ना, तो आपका पेट जितना अच्छा रहेगा वो 5-6 बरस में वो लोग खराब कर देते हैं, एकदम पेशेंट ही बना देते हैं आपको। ये वो कैंप एरिया इसलिए पानी में क्लोरीन ज़्यादा रहता है तो बाल झड़ते हैं, और खाना खाने से पित्त बढ़ता है तो खुजली वगैरह सब चीज़ें हो जाती है। सिर्फ एक होता है आदमी यहाँ थोड़ा गोरा बन जाता है पूना में, ये अच्छी बात है, लेकिन वो लड़कियों का नहीं मानना है, वो पांडु रोग की वजह से फेल हो जाते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें पूना में मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने जो बताया वो करके देख लेना। चना दे। सर आज एक 5.5 ईयर का एक लड़का आया था, वेरिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स का। जरा बाजू पकड़। हाँ, VOR का एक पेशेंट आया था 5.5 ईयर का, वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स का पेशेंट। वो ऑपरेशन हो गया था वही है ना। हाँ, फल्गरेशन हो गया था उसका कैसे विचार कर सकते हैं आयुर्वेदिक यूज से? वो जो विकृति है वो जन्मजात विकृति है। जन्मजात विकृति मैंने बताया कि तीनों दोषों में विकृति आ गई तो बीज उपतप्त हो जाता है, और बीज का जो भाग उपतप्त होता है वहाँ विकृति आ जाती है। तो बटरफ्लाई वर्टिब्रा है, हेमी वर्टिब्रा है, VSD, ASD, TR, एटिजिया, ये एक्टोपिक किडनी वगैरह, ये सब चीज़ें रहती है, वो विकृत बीज दोष की वजह से रहती है। तो वो प्रोडक्ट विकृत रहता है, वो सर्जरी के जितना अच्छा कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। आज एक दूसरा पेशेंट आ गया था, देखो मार्टल और रिगर्जिटेशन वगैरह सब था उसको, और उसका अभी उम्र 41 वगैरह कुछ तो है, और इजैकुलेशन फैक्टर एकदम कम हो गया है। तो ये कंजेनिटल बीमारी है, अभी उसको तकलीफ दे रही है उम्र बढ़ने के बाद। तो अकॉर्डिंगली सर्जन के हिसाब से जो चीज़ें हो जाती है उससे करवानी है, और हमारे हिसाब से हम उसकी करेंगे। किडनी रहे, हार्ट रहे या ब्रेन रहे,
उसकी ट्रीटमेंट करते वक्त हमें क्या सोचना चाहिए कि ये 3 मर्म हैं। एक किडनी का आज पेशेंट था ऐसा कंजेनिटल एनोमली का, और दूसरा हार्ट का था। तो हमने बाकी के 2 ऑर्गन जो है उसको प्रोटेक्ट कर दिया है। हार्ट की बीमारी रहे तो ब्रेन को और किडनी को प्रोटेक्ट करें, उसकी दवा दे दें। किडनी का प्रॉब्लम रहे तो हार्ट और ब्रेन को आप ट्रीटमेंट देते जाए। ब्रेन का रहे तो हार्ट और किडनी की ट्रीटमेंट कर दें। इसलिए त्रिमर्मीय सिद्धाध्याय जो चरक जी का है, आज आप पढ़ लो, और वो पढ़ते वक्त आप मन में आधुनिक शास्त्र का कुछ भी मत लाओ, और ये चीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये देख लेना। तो आपको शिरोधारा मिल जाएगी, नस्य मिल जाएगा, लेप मिल जाएंगे, बस्ती अलग अलग तो शतावरी आदि वगैरह जैसे मिल जाएंगे, और आपका काम बन जाएगा। तो उस हिसाब से आपको सोचना है। अदरवाइज आपको पेशेंट को क्या बताना है। दूसरा, एक आँखों का बच्चा आ गया था, देखो वो लेप नहीं लगाता है और चीज़ें नहीं करता है, सुधारना उसमें सब हो गई है, फिर भी वो उम्र उसकी ऐसी है, टीनेजर है, तो करता नहीं हो। तो हमने आज उसको बताया कि तुम्हारे डैडी को तुम्हारा ख्याल है, इसलिए डैडी पीछे लग रहे हैं। अभी तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हें बच्चे हो जाएंगे, उनको सेम प्रॉब्लम रहेगी, तो तुम अच्छी तरह से अभी ही ट्रीटमेंट कर लो। तो एकदम खुश हो गया वो। हाँ, वो अभी करेगा तो उसके बच्चे जो है फ्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसीज रहेंगे, है ना। तो ऐसी सोच आपको, मल्टी डायमेंशनल सोच आपकी होनी चाहिए, और वो एग्जीक्यूट करनी है आपको इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन एंड डूज डोंट्स। आपका खाना वाना जो है ना, सब उस बच्चों को चेंज करके दे देना। क्या करेगा तो अच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, ये बता के ही रखना है हमें। लोगों को पता नहीं रहता, और पता रहे तो भी वो प्रज्ञापराध करते हैं। समझो मल्टीपल लाइपोमा है शरीर के ऊपर, और वो आदमी खाना खा के अगर दोपहर को सोता है और खाने में 1 वाटी दही लेता है, तो मांसवाहिनी दुष्चक्ति का वो लक्षण है यार। उसके साथ अगर वो बुल वर्कर वगैरह ज़्यादा कसरत करता है तो वो गांठें और बढ़ जाएगी। लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं रहता कि ऐसा कुछ होता है। किती वेळ झाला? 42 मिनट, और 5 मिनट बोलेंगे। आज एक मानसिक व्याधि की पेशेंट आई थी, तो उनका ऐसा था कि उनके फैमिली हिस्ट्री में भी सबको वही था, तो ये हेरिडिटरी भी होता है सर? हेरिडिटी है, सिजोफ्रेनिया भी हेरिडिटी दिखाई देता है, मेनिया, फोबिया अलग अलग तरह के, डिमेंशिया जो रहते हैं ना वो भी रहते हैं। इतना ही नहीं, अल्जाइमर जो रहता है वो भी बहुत सारी बार ऐसा दिखाई देता है, पार्किंसंस दिखाई देता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है। तो आपको वो जीन और क्रोमोसोम जो रहता है उसके ऊपर काम करना है, यानी क्या करना है, कल मैंने बताया ना कि उसमें म्यूटेशन क्यों आता है, वेरिएशन क्यों आता है। तो वो आने वाले फैक्टर को आप कवर कर दो, और वही आयुर्वेद करता है। उसमें मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी रहती है, इमोशनल स्ट्रेस रहता है, फूड हैबिट्स अलग अलग रहती है, रात का जागना रहता है, वो कुछ ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उनको कुछ व्यसन यानी लत रहती है, एनवायरमेंटल चेंजेस में पोल्यूशन रहता है, साइनाइड वगैरह के फ्यूम जाते हैं, उसका भी असर आ जाता है। उसकी एक केस मैं बताऊँगा बाद में। पानी खराब रहता है, पानी में फ्लोरीन ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ रीजन। ये तो आयुर्वेद सोचता है ना। मेरे पास एक गोखले नाम का आदमी आता था, और उनकी उम्र थी 62 वगैरह, और वो बोल रहे थे कि पिछले 30 बरस से मुझे गंध कोई भी आती नहीं, सुगंध रहे या दुर्गंध। तो मैंने उसकी पूरी केस ले ली। तो वो सातारा नाम का गाँव है, उसके पास सातारा रोड का दूसरा एक गाँव है, वहाँ कूपर नाम की एक कंपनी थी, वहाँ वो इंजीनियर का काम करता था। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दी, और ये गंध का मैंने बताया आपने कितने डॉक्टर के पास, वो बोले कि 40 डॉक्टर मैंने देखे, अमेरिकन 2 आ गए, तो उनको भी मैंने मिरज को जाके दिखाया था। तो मैं बोला कि ये, और मैं बहुत छोटा था उस वक्त, प्रैक्टिस से भी और तबीयत से भी। तो हमने उस वक्त दवा देकर देख ली, एक 15 दिन, मैंने उस वक्त 7-7 दिन की हम दवा देते थे। तो बोला डॉक्टर आपसे होने वाला है नहीं, आप देख लो 15 दिन। मैंने बोला 40 लोगों की दवा इतने दिन ले ली है, मुझे थोड़ा काम कर देना। तो मैंने फिर से सोच लिया कि मेरा क्या गलत होता है, 2 हफ्ते में कुछ भी फर्क नहीं तो हम देखते हैं। तो मैंने फिर से केस टेकिंग उनकी शुरू कर दी। वो इंजीनियर था और मेटल का बहुत काम उनका रहता था। तो मैंने पूछा कि वहाँ विषारी कुछ चीज़ होती थी क्या। तो उसने बोला कि वहाँ सोमल होता था, आर्सेनिक, और उसके फ्यूम्स हवा में जाते थे। मैंने बोला मेरा काम हो गया अभी। तो थोड़े थोड़े फ्यूम्स आते थे, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो वो भोपाल जैसी दुर्घटना हो जाती है, यूनियन कार्बाइड जैसी, लेकिन धीरे धीरे वो जाते थे। तो वो सूंघने का जो होता था वो उसका बार बार लगातार इतना बरस चल गया था। तो विष की वजह से उसका जो इथिमाइड बोन जो होता है, जहाँ से नीचे ऑल्फैक्टरी
नर्व आ जाती है ना, उसके ऊपर उसका काम हो गया ऐसा मैंने सोच लिया। और पूरी बाकी की दवा बंद कर दिया और विष तंत्र निकाला, और सोमल की जो चीज़ें दीपमान नाम की वनस्पति है ना, वो हमने इस्तेमाल कर दी। 15 दिन के बाद आया वो डॉक्टर, कुछ भी फर्क नहीं हो रहा। उसके साथ उसकी बीवी आ गई थी। वो बोली उनको कुछ भी फर्क नहीं, क्या बोल रहे थे। हम जब शनिवार के यहाँ से गुजर रहे थे तो वो फणस जो रहता है ना, पनस, उसके गरे रखे थे, और वो गए आगे और उनको गंध आ गई उसकी, और वो पीछे आके उन्होंने उसकी वास है ना, गंध है ना, वो देख ली थी। तो बोले आपको 15 दिन में ये फ़र्क आ गया है, मुझे पता है। तो बोला हाँ, मैं तो ये भूल ही गया, यानी स्मृतिनाश भी था उसको, है ना। वो हवा अंदर चढ़ के उसका ब्रेन भी डैमेज होना शुरू हो गया था। तो हमने उसको इसकी भी दवा लगा दी, ब्रेन एट्रोफी का जो फॉर्मुलेशन रहता है भेषज रसायन में। तो बिलीव नहीं करेंगे आप, उसके आगे सिर्फ 15 दिन की मैंने दवा दे दी उसको, और पूरा का पूरा सूंघना उसको आना शुरू हो गया इतने बरस के बाद। देखो कितना सिंपल सा रीज़न रहता है, और इतने लोगों को समझ में नहीं आ गया और हमें समझ में आ गया। तो ये आयुर्वेद का गरिमा है ये, क्योंकि हम जो केस टेकिंग लेते ना, उसमें व्यवसाय नाम की जो चीज़ है वो सब हम पूछते हैं। आप चपरासी हो, VIP हो, VVIP हो, क्या हो आप, वहाँ क्या काम करते हैं, आपकी रूम कैसी है, AC है या नहीं है, या कूलर है, कौन से गांव में है, कितने लोग अंदर आते हैं, कितने बाहर जाते हैं, पेपर वगैरह रहता है या PC के ऊपर रहता है, सब ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में आ जाता है। तो ये इतना हम पूछते हैं, उसको चिकित्सक बोलते हैं। चिकित्सक ये मराठी में गाली है, गाली है ना। कितना चिकित्सक है तुम, ऐसा जब बोलते तो हमें गुस्सा आना चाहिए, वो गाली है, लेकिन हमारे लिए वो फ़ायदा होता है, ऐसा होता है। तो एक ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है निदान की, बस उससे काम हो जाता है कि ये छूट जाती है। इसलिए आप कारण के पीछे लगते जाना, और कब कब इतना भी नहीं करना है। मैंने बताया तो आप कारण 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 ऐसा करते रहे, ऐसा ही नहीं करना है। आपको पार्शियल रहना है, बीच में रहना है और सोचना है। अभी देखो यहाँ झोपड़पट्टी है, डायस प्लॉट झोपड़पट्टी, वो जल गई, जल गई तो अभी उसका काम करे, कितने मरे हुए, कितने बर्न हो गए, कितने % बर्न है, उसकी ट्रीटमेंट करो ना। आप माचिस ढूंढेंगे उस वक्त, हाँ, कारण है उसका वो। तो संक्षिप्त हाँ किया है वो निदान परियोजना, यानी आपको माचिस नहीं ढूंढनी है, हाँ, लेकिन बच्चे लोगों का ऐसा होता है, हाँ। शतावरी द्रव्य विचार हाँ, करताना म्हणजे त्याचं गामित्व किंवा मग ते कसं करायचं? वो तो सब ग्रंथों में दिया है ना। यानी प्रियव्रत शर्मा की किताब या विमल गोखटे की किताब देखो, तो सब द्रव्य सब संस्थाओं के ऊपर काम करते हैं, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। वो ठंडी है या गर्म है, इतना ही देखना होता है ना, ऐसा नहीं है। फिर भी शतावरी के बारे में मैं क्या बोलूँ, शतावरी को धीरा पिवरी ऐसा बताया है, तो वो मन के ऊपर जाने वाली है, शुक्र को बढ़ाने वाली है। शतावरी का पौधा है समझो, तो ऊपर का हरा जो भाग है वो निकाल दिया, तो वो वहाँ उसके खूंट रह जाएंगे, हाँ। और अंदर जो उसके ट्यूब्स रहते हैं ना, वो अगर एरियल व्यू से आप ज़मीन के अंदर का देख सकते हो, तो एज गुड एज स्त्री स्तन जैसा वो हो जाता है। स्तन चुचुक और दूध की जो नसें रहती है वैसा ही वो दिखता है, इसलिए वो स्तन्यवर्धन है। तो स्तन्यवर्धन जो चीज़ है वो स्तन्य अगर बढ़ाती है तो शुक्रवर्धन भी होनी चाहिए। तो दूध के जो जो गुण है वो शतावरी के गुण है ना। और दूध ज़्यादा पीने से जो तकलीफ होती है वो शतावरी ज़्यादा खाने से होते नहीं, क्योंकि दूध सिर्फ मधुर मधुर शीत है और शतावरी मधुर तिक्त मधुर शीत है, ये फ़र्क है। तो यकृत जलना भी करती है। ऊपर का जो पत्ता रहता है उसकी सब्जी बनाकर खानी चाहिए, वो आँखों के लिए फ़ायदा करती है। हरी चीज़ें और पत्ता सब्जी आँखों को खराब करती है, लेकिन शतावरी का ऐसा नहीं है। शतावरी ऊपर नीचे से नेत्र है ना। गृहिणी रोग अध्याय में एक ही द्रव्य शतावरी ऐसा आ गया है कि जहाँ आपको शतावरी एक ही बल्य द्रव्य मिलेगा, बाकी सब द्रव्य है वो तीक्ष्ण उष्ण वगैरह है, सिर्फ शतावरी जो है ना वो बहुत अच्छी बात है। उसकी एक केस में बताता है कि वो जितेंद्र अभिषेकी नाम के जो गाने वाले गृहस्थ थे ना, उनका जमाई जो है ना हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे। तो उसको हमने वो दवा जो शुरू कर दी थी वो बच्चे होने के लिए जो गर्भ संस्कार होते उसके लिए दे दी थी। तो मैंने 1 महीने की उसको दवा दे दी, उसमें शतावरी का क्षीरपाक वगैरह दे दिया था, और पेट उसका बहुत ज़्यादा खराब था, लेकिन वो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। और वो मुहुर्बद्ध मुहुर्द्रव्य
द्रव या कभी कभी एकदम चिकनी संडास हो जाना वगैरह, पेट एकदम ख़राब था और उम्र सिर्फ 28 ईयर्स की थी। मैं 25 बरस का उस वक्त रहेगा। तो वो 1 महीना होने के बाद आ गया और डॉक्टर 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 आके उसने एकदम मुझे यही कर दिया, एम्ब्रेस कर दिया। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोला आपने कैसी दवा दे दी, मुझे लगा इसको कुछ तो गलत हो गया है। तो वो बोला कि आपने जो दवा दे दी उसका मेरा पेट का 10 बरस का प्रॉब्लम पूरा चला गया 1 महीने में। मेरा पेट साफ होता है, भूख लगता है, मैं गोरा बन गया, सब हो गया। मैं हैरान हो गया ये ऐसा कैसा हो गया। तो उसमें शतावरी का ये जो मैंने गृहिणी का बताया ना, वो चीज़ हो गई थी। बाद में उसको बच्चे वगैरह हो गए, सब हो गए। लेकिन उसने जो चीज़ हमें बताई उसका हमने पुनः प्रत्यय ले लिया ग्रंथ पढ़ते वक्त भागवत में कि शतावरी इसके लिए वो आती है। तो आप वही रहते, शतावरी वही रहती है, दिन गुजरते रहते, बरस बढ़ते जाते और शतावरी अलग से आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। हर एक द्रव्य के बारे में ऐसा होता है। तो अभी शतावरी की जड़ है समझो, तो उसकी ऊपर का जो छिलका रहता है जड़ के ऊपर का, वो नार्कोटिक है, यानी उसका चूर्ण बनाकर आप अगर खाने के लिए देते तो नींद आ जाती। स्पॉन्जी जो टिश्यू है उसका तो हमने अभी बताया। अभी अंदर का जो उसकी तार रहती है ना, वायर पीली, वो कूट कर आप अगर पीते काढ़ा उसका तो आपको उल्टी होती है, वो मनोपग है। तो वो फेंकना नहीं आपको। ऊपर का जो साल है उसका चूर्ण बना के नींद लाने वाली दवा में डाल दो। अंदर का जो दोरी है ना, वो आप वमन के लिए लोगों को इस्तेमाल कर दो। और बीच का स्पॉन्जी टिश्यू जो है ना, वो लोगों के लिए इस्तेमाल कर दो। बस ये शतावरी का इतना काफ़ी है। तो शतावरी ग्रुप बनाओ, बाकी कुछ भी करो, लेकिन ये शतावरी का जो मैंने बताया वो अभी इस्तेमाल करके देख लेना। और तुझ्या बरोबर आले तो कोण आहे? मित्र आहे माझा समीर बरं, आडनाव कांबळे. तो आधी भेटलाय का कधी? तुम्हाला दाखवायला होतं हां, बरोबर करेक्ट. मागच्या वर्षी. खरं. आज आपल्याकडे एक मोठे वैद्य आलेत कराडचे, गजेंद्र पवार सर, त्यांच्यासाठी आळे होते. हां? वैद्य आहे. नाही, मोठा वैद्य आहे. ठीक है, और कुछ? हाँ, एक प्रश्न तेवढा विचारले की बात करूया. दे दो उसको. फीमेल पेशेंट थे, मेनली स्नोरिंग कंप्लेन के लिए आए थे सर वो। तो उनको सिर्फ पूछने पे ज़्यादा सिर्फ श्वास कष्ट था, थोड़ी बहुत थी, और मेनली सिर्फ स्नोरिंग के लिए थे। उनका संप्राप्ति उसको जाके डॉक्टर ने जो बताया वही चीज़ें नाड़ी में आ गई। गलचुंडी उसकी नीचे आती है, वो लूज है, और एयर जो विंड पाइप है उसमें ही वो आ जाती है और हिलती है, इसलिए वो स्नोरिंग होता है। तो जब वो स्नोरिंग उसका शुरू हो जाता है, उसका जब ऑक्सीजन सैचुरेशन है ना, वो 72 तक उसका आ गया था। तो एनीथिंग मोर देन 80 ऐसा अगर हो गया ना, तो वो इमरजेंसी हो सकती है। ये घटना रात को 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होती है रात को। उस वक्त अगर पेशेंट करवट के ऊपर भी रहता है और ये ऐसी गलचुंडी पड़ जाती है, तो अंदर की जो विंड पाइप वगैरह है ना, चपटी हो जाती है। 1 मिनट के लिए श्वास अगर रुक गया और उसके अगर हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट होकर लोग नींद में ही मर जाते हैं। ऐसा बहुत सारी बार होता है। तो उसके नंबर ऑफ रीजन्स रहते हैं। स्नोरिंग बच्चे भी स्नोर करते, लुकड़े के लोग भी स्नोरिंग हो सकता है उनको। तो एडिनस बढ़ गई तो भी हो सकता है, डीएनएस हो गया तो भी हो सकता है, पॉलिप हो गया तो भी हो सकता है, अंदर कॉन्काबुलोसा नाम का एक हिस्सा रहता है, उसको सूजन आ गई तो भी हो सकता है, टॉन्सिल्स बढ़ गई, किसिंग टॉन्सिल हो गए तो भी हो सकता है, गलचुंडी बढ़ गई तो भी हो सकता है, गले को शैथिल्य आ गया तो भी हो सकता है, प्रमेह की वजह से हो सकता है, रक्तपित्त की वजह से हो सकता है, वोकल कॉर्ड के ऊपर अगर गांठ आ गई तो भी हो सकता है, मोटापा अगर सब जगह हो गया तो मेद अंदर चला जाता है, अर्श जैसी संप्राप्ति हो जाती है, फिर भी हो सकता है। तो एक ही चीज़ है कि प्राण व स्रोतस का मूल स्थान जैसा सिर बताया है वैसा महास्रोतस भी है। तो इन दोनों के ऊपर काम करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी होती है, जो आदमी स्नोर करता है ना, उसके बगल में जो सोया है उसको नींद की दवा देनी है। तो नींद में अगर चला गया ना तो वो स्नोरिंग समझेगा नहीं, क्योंकि वो भी स्नोर करता रहता है। लेकिन बेचारा स्नोर करने वाला आदमी बोलता है मैं ही सिर्फ करता हूँ, वो करता नहीं होगा, दोनों करते रहते हैं। हाँ, सब लोग जो है ना, उम्र 35 के बाद आपकी हो गई तो आपके मुंह को बू आ जाएगी, गंदी बू आ जाएगी। क्यों ऐसा होता है? हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और पित्त के स्थान में आप चले गए, पित्त के काल में चले गए, तो थोड़ी सी बू तो आएगी। पित्त का 20 गुण बताए, उसकी ट्रीटमेंट आपको करनी है। पित्त के प्रकार की जो रहती है वो करनी है आपको।
तो बात ऐसी है कि अभी उसको हमने सुपारी का चूर्ण खाना खाने के बाद दे दिया है, कषाय रसात्मक है, कंठ के ऊपर जाने वाली है, और वहाँ के ऑर्गन जो है वो स्टडी कर देंगे वो, है ना। नस्य करने के लिए दे दिया है अलग अलग, और वेट कम करने के लिए खाना दे दिए, तो उससे वो कम हो जाएगा। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना चाहिए अंदर का, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद अंदर स्कार हो गया तो आप बोल नहीं पाएंगी, आवाज़ आपका पुरुषों जैसा हो जाएगा वगैरह, सब चीज़ें उन्होंने बताई है। तो स्नोरिंग के लिए कोई ऑपरेशन करता है क्या, है ना। यानी भूख लगती है इसलिए आमाशय कट कर दिया, ऐसा हो गया ना वो। तो ये चीज़ बनती नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी, है ना। ठीक है। आसा विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो नी मद